This video is going to be today's one of the most important video of yours in terms of learning. Here we are not only going to revise current affairs through active recall method, but along with that we are going to interlink each and every news of prelims with mains so that we can generate more number of points along with current affair example so that we can have recent effect in our all answers. So before proceeding further, what we are going to discuss, we can see in today's news analysis, three language policy is in news as Maharashtra scraps that policy. 75 years of नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अभी थोड़े दिन पहले इमरजेंसी भी के भी 75 इयर्स कंप्लीट हुए थे. एशियाटिक वाइल्ड डॉग इज इन न्यूज, उसको ढोल भी बोलते हैं. गावी, ग्लोबल अलायंस ऑन वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन इज ऑल्सो इन न्यूज. यूएसए विड्रॉज फ्रॉम इट. कॉन्गो रवांडा के बीच के अंदर पीस एग्रीमेंट साइन हो गया जो काफी टाइम से वॉर चल रही थी. आपको पता होना चाहिए M23 ग्रुप किससे रिलेटेड है. एंड डीप मैनिफेस्ट करके एक मिशन बोल सकते हो आप या एक इनिशिएटिव जो कि DRI का इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो पाकिस्तान से जो स्मगल किया हुआ आइटम आता है उससे रिलेटेड ये मिशन है. तो आज ये न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं. इन सभी न्यूज को मेंस के साथ इंटरलिंकेज करना सीखेंगे. तो फर्स्ट न्यूज, महाराष्ट्र स्क्रैप्स थ्री लैंग्वेज पॉलिसी. अब जो प्रीलिम रिलेटेड न्यूज है, दैट इज व्हाट इज नेशनल लैंग्वेज, व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज, व्हाट इज क्लासिकल लैंग्वेज. ये हमने अब प्रीवियस सेशन के अंदर डिस्कस कर लिया है. हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज है क्या, वो आपको डिसाइड करके बताना है. ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके कमेंट सेक्शन में या अपनी कॉपीज के अंदर आप नोट कर लो. ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है अपनी, एड शेड्यूल के अंदर लैंग्वेज कौन सी है, क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है. अभी लास्ट ईयर कुछ लैंग्वेज ऐड हुई थी क्या, 5 लैंग्वेज ऐड हुई थी, उसका निमोनिक था PPMB है, जो भी हमने प्रीवियस ईयर सेशन में डिस्कस किया है. और पहले की 6 क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी थी जो आपको पता होना चाहिए. देखो ये मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूं तो दोबारा यहां डिस्कस करने का कोई पर्पस है नहीं, कुछ उसकी कुछ यूटिलिटी होगी नहीं. शेड्यूल 8 किससे रिलेटेड है, तो वहां पे कितनी लैंग्वेजेस हैं. तो एंड वी डिस्कस अबाउट 21st अमेंडमेंट एक्ट, 71st अमेंडमेंट एक्ट, 92nd अमेंडमेंट एक्ट, एंड हाउ मेनी लैंग्वेज वर एडेड फ्रॉम दीज अमेंडमेंट. वी डिस्कस विद दिस सिंपल फॉर्मूला 21st, 71st और 92. Which were the language, and I was not telling with the name as but it was Sindhi. हमने प्रीवियस ईयर वो प्रीवियस सेशन में ये डिस्कस कर लिया, तो आप उनको रिविजिट करना, वहां पे सब कुछ मेंशन है. अब आर्टिकल 29 और 30 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किससे रिलेटेड है. यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा हिंट के साथ कि इन दोनों में से एक आर्टिकल के अंदर ऐसे मेंशन किया हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, वहां पे पर्टिकुलर माइनॉरिटी के बारे में मेंशन नहीं किया है. और किसी एक आर्टिकल के अंदर एक माइनॉरिटी दे रखी है कि वो इसी माइनॉरिटी के लिए वो आर्टिकल है, तो वो आपको डिसाइड करना ही, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है लैंग्वेज चेंज करके. आर्टिकल 343 हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात करता है. नाउ अब जो न्यूज है, आज की न्यूज है, दैट इज व्हाट इज थ्री लैंग्वेज पॉलिसी. तो वो बोलता है कि एक रीजनल लैंग्वेज, एक हिंदी एंड एक इंग्लिश. मतलब कोई सा भी स्टेट है तो वहां पे इस तरीके का लैंग्वेज वाला फॉर्मूला वो फॉलो कर सकते हैं. एंड दिस वाज मेंशन्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. Now we have to see from where we can use this news in mains. So before this, first of all, let me tell you some theory part of it, and you will be amazed to see, and you will be learning new things regarding this. First of all, Schedule 7 is related with education. अब एजुकेशन वो कौन सी लिस्ट में, यूनियन के अंदर है, स्टेट में है या कॉन्करेंट में है, तो वो आपको पता होना चाहिए. कॉन्करेंट में मतलब स्टेट के पास भी पावर है, उससे रिलेटेड वो लॉ बना सकता है. अब ये मेन सारा कहां पे इंटरलिंकेज कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूं. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर थ्री लैंग्वेज पॉलिसी. सबसे पहले तो देखो इंटीग्रेशन प्रमोट करना है, एट द सेम टाइम जो ग्लोबल नीड है उसको भी रिकॉग्नाइज करना है, एट द सेम टाइम जो रीजनल नीड्स है, जो रीजनल कल्चरल लेवल पे जो थिंग्स ऑपरेट करती है उसको भी प्रिजर्व करना है.
तभी रीजनल लैंग्वेज से जो कल्चरल लेवल पे है जो चीजें वो प्रोटेक्ट होगी, एंड एट ग्लोबल लेवल फ्रॉम इंग्लिश इट कैन बी मेंटेन्ड, एंड फॉर इंटीग्रेशन पर्पस हिंदी कैन बी यूज्ड. So this was exactly the rationale behind using three language policy. तो मैंने आपको बता दिया, रीजनल लैंग्वेज से कल्चर प्रिजर्वेशन होगा, हिंदी से एक लिंक लैंग्वेज जिससे इंटीग्रेशन होगा, इंग्लिश से ग्लोबल लैंग्वेज होगी जो कम्युनिकेट करने के काम में आएगी. ये प्रिजर्व प्रमोट इंडियन लैंग्वेज करने के लिए इंटेंशन है. एंड जो रीजनल लैंग्वेज के अंदर जो लर्निंग का जो कंपोनेंट है उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है, जो रिसर्च मेंशंस दैट व्हेनेवर ए चाइल्ड लर्न्स in regional language or in mother tongue, then learning becomes super fast. So प्राइमरी एजुकेशन है वो रीजनल लैंग्वेज के अंदर होने से ये भी फायदा है. और जो इंग्लिश का कंपोनेंट है वो ग्लोबल नीड के लिए मैंने आपको बता ही दिया, विद लोकल नीड. और ये जो थ्री लैंग्वेज जो पॉलिसी है इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट करती है. Now you will ask how it is promoting cooperative federalism. Then I must tell you that center is not imposing this. ये at will काम में होने की बात की गई है यहाँ पे. तो मैंने आपको बता दिया जो थ्री लैंग्वेज पॉलिसी का सेंटर का क्या रैशनल है. फिर यू मस्ट बी हैविंग ए क्वेश्चन. फिर ये कई बार जो स्टेट्स होते हैं, जनरली सदर्न इंडियन स्टेट होते हैं, ये इतना प्रोटेस्ट क्यों करते हैं जब ये चीजें इतनी अच्छी है? तो उसका ये रीजन है व्हाई सम स्टेट जनरली सदर्न स्टेट रेज प्रोटेस्ट. जो अभी रिसेंट के अंदर महाराष्ट्र ने जो प्रोटेस्ट रेज किया है, जो सबसे पहला जो रीजन है वो हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है. जो हिंदी को जो आफ्टर इंडिपेंडेंस यू मस्ट हैव लर्न अबाउट इम्पोजिशन ऑफ हिंदी. और फिर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट आया था आंध्र प्रदेश के अंदर, श्री रामालू करके भी एक थे जिन्होंने प्रोटेस्ट के अंदर पार्ट लिया था, उससे ही आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था. जो हिस्टोरिकल जो रेजिस्टेंस है ना वो ऐसा है कि ये इंपोज किया जाएगा अलग स्टेट्स पे, और हिंदी ही एक मेजर लैंग्वेज हो जाएगी, और जो उनकी जो कल्चरल ऑटोनॉमी है वो इरोड हो जाएगी वहां से. तो एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है. दूसरा जो परसेप्शन है वहां पे क्या, स्लोली एंड स्लोली हिंदी एक मैंडेटरी लैंग्वेज हो जाएगी, तो उनको ऐसा परसेप्शन है. नेक्स्ट जो प्रोटेस्ट करने का रीजन है दैट इज रिलेटेड विद एसिमेट्री इन इंप्लीमेंटेशन. नाउ सी, जो नदर्न स्टेट है वहां पे एक तो हिंदी लैंग्वेज हो जाएगी और एक इंग्लिश हो जाएगी. जो रीजनल लैंग्वेज है वो वहां पे संस्कृत होगी, जो कि एक क्लासिकल लैंग्वेज भी है. सदर्न और अदर स्टेट के अंदर क्या सीन रहेगा, एक लैंग्वेज इंग्लिश और एक हिंदी, और एक उनकी जो रीजनल लैंग्वेज. अब ये जो रीजनल लैंग्वेज है ये ऑलरेडी क्लासिकल लैंग्वेज है, और ये हिंदी ना एज एन एडेड बर्डन हो गया वहां पे. फिर सेकंड, वो ऐसा बोलते हैं कि जब हम लोग हिंदी सीखेंगे, जो कि वहां पे मेजोरिटी पीपल बोलते हैं, then why northern state people are not speaking Tamil, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, सच लैंग्वेज, जो ये एसिमेट्री बोलते हैं वहां पे. Further, one more reasoning is given by southern state is that is with respect to utility aspect. English is as a global language. For job purpose, English is used. For regional autonomy, cultural preservation, regional language is used. What is the use of Hindi? वो इस पे क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं. बट हिंदी विल बी यूज्ड एज ए इंटीग्रेशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. वी आर डाइवर्स कंट्री, बट हिंदी एज एन लैंग्वेज यूनाइट अस. हिंदी सबको यूनाइट करती है. तो एक उसका जो मोटिव था थ्री लैंग्वेज पॉलिसी का वो इंटीग्रेशन के लिए था, और हमारी एक रीजनल आइडेंटिटी है. मैं आपको बताना चाहता हूं जर्मनी में जर्मन लोग बोलते हैं, इसलिए वो कंट्री जर्मनी है, मतलब जो लैंग्वेज बोली जा रही है वहां पे जर्मन है. फ्रांस के अंदर फ्रेंच बोली जाती है, इसलिए वो फ्रांस है. दैट इज वाई, मतलब जो कोई ये एथनिक सिटी होती है, जो लैंग्वेज होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूनाइट करने के अंदर. सेकंड, जो वो जो अदर रीजन होता है प्रोटेस्ट करने का, वही होता है पॉलिटिकल रीजनल असर्शन.
जो पॉलिटिकल लेवल पे ये बात की जाती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर वो जो मैंडेट दिया हुआ है कि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, देन व्हाई सेंटर इज इंटरफियरिंग? जब स्टेट डिसाइड कर सकता है तब सेंटर को इतना रोल प्ले करना नहीं चाहिए। सेकंड, जो अदर रीजन है वो ये बोला जाता है कि लैंग्वेज कैन बी यूज्ड एज ए मीडियम इन इलेक्शन, और जो इलेक्शन का जो प्रोपेगेंडा है उसको सेल्फ इंटरेस्ट में रखते हुए भी धीरे धीरे हिंदी को प्रोमोट किया जा रहा है। तो ये भी है। One more other reason why southern state protest is they have a tendency or they have a perception that after introducing Hindi, they might lose their cultural touch as well as linguistic diversity. तो ये सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, इट इज ऑल अबाउट कल्चरल ऑल्सो। तो ये रीजन हो गया कि वाई सदर्न स्टेट प्रोटेस्ट। नाउ हम इस न्यूज को कहां यूज कर सकते हैं? दैट इज द यूएसपी ऑफ दिस चैनल। GS1 में अगर सोसाइटी के अंदर रीजनलिज्म आ रहा है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी आ रही है या डाइवर्सिटी आ रही है ना, तब हम ये बता सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज के ऊपर जो प्रोटेस्ट होते हैं, तो ये भी तो रीजनलिज्म ही है पर्टिकुलर लेवल पर। रीजनलिज्म कैन बी पॉजिटिव, रीजनलिज्म कैन बी नेगेटिव। यदि वो रीजनलिज्म सेशनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तब वो नेगेटिव सेंस में है। इफ रीजनलिज्म इज गिविंग स्ट्रेंथ टू ए पर्टिकुलर रीजन, इफ रीजनलिज्म is recognizing cultural diversity of a particular region, then it is in positive sense। जो लैंग्वेज करके जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और तो वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, इससे अच्छा एक बैलेंसिंग व्हील करके कुछ होना चाहिए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए, डिबेट डिस्कशन होनी चाहिए, फिर जाके ये जो परसेप्शन की जो टेंडेंसी है और जो डाउटफुल टेंडेंसी है वो रिमूव होगी। जब इंटीग्रेशन की बात आप करोगे, जब यूनिटी, जब एक सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी करके टॉपिक है मेंस में, देयर यू मेंशन वन ऑफ द सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वी आर डाइवर्स कंट्री in terms of language, in terms of state cultural practices, then what is the thing which is uniting us? तो उसमें लैंग्वेज भी तो एक कंपोनेंट है, फेस्टिवल भी एक कंपोनेंट है, चार धाम के जो प्रोजेक्ट है वो भी एक कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन एक कंपोनेंट है, डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू है वो भी एक कंपोनेंट है जो हमको यूनाइट कर रही है, इंडियन क्रिकेट टीम होती है वो हमको यूनाइट कर रहा है। तब उस वाले पोर्शन के अंदर हम इस वाले टॉपिक को यूटिलाइज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इफ वी गेट ए क्वेश्चन रिलेटेड टू पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, देन वी हैव स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट as well as official language act, and a debate was surrounding at that time related to language that time, as we are going to have state on the basis of language only। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, DJF करके एक कमेटी थी, धार कमीशन, JVP कमेटी एंड फजल अली कमेटी। ये मैंने वो निमोनिक बना रखा है, डीजे डिस्क जॉकी एफ ऐसे करके। तो ये फजल अली कमीशन है। तो पहले इन दोनों ने क्या बोला था वो आपको पता होना चाहिए, वो आपका स्टैटिक इंफॉर्मेशन का पार्ट है। तो उस केस के अंदर भी इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम GS2 के अंदर डायरेक्ट पॉलिसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, मतलब एजुकेशन 3 लैंग्वेज पॉलिसी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आपको टर्म मेंशन करना है आर्ग्यूमेंट के रूप में, तब आप ये बता सकते हो कि जो एजुकेशन पॉलिसी है वो स्टेट को पावर देती है लैंग्वेज के मैटर के अंदर ऑटोनॉमी एंड डिसीजन प्रोवाइड करने के लिए। अब हमने प्रीवियस सेशन के अंदर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन देखा था, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट जो प्लान था, जो ग्राम सभा को जो पावर थी वहां पे, तो वो भी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का पावर, वो जो पॉइंट था। अब आपके पास प्रीवियस डिस्कशन से दो पॉइंट आ गए हैं, एक तो कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो प्लान था, वो CMPRF करके मैंने कुछ निमोनिक बोला था उस दिन, कम्युनिटी मैनेजमेंट, कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान, और जो ग्राम सभा को जो पावर देता है उसके रिलेटेड एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से पॉइंट आ गया। एंड आज एजुकेशन पॉलिसी जो स्टेट को जो ऑटोनॉमी दे रखी है वो वाली पॉइंट आ गया। सेकंड, इंक्लूसिव गवर्नेंस जब आप लिखोगे तब आप हर स्टेट के अंदर जो स्पेसिफिक कंसर्न है उस स्टेट के अकॉर्डिंग वी आर डिजाइनिंग पॉलिसीज। तब ये इंक्लूसिव गवर्नेंस का भी पार्ट हो गया कि नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट के अलग कंसर्न है, सदर्न स्टेट के अलग कंसर्न है, उसके हिसाब से पॉलिसी डिजाइन की जा रही है।
GS4 की केस स्टडी के अंदर जब प्रोटेस्ट बेस्ड केस स्टडी है बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक पॉलिसीज, तो वहां पे आप जो डिलीमा मेंशन करोगे तो आप ये मेंशन करोगे जो सेंटर जो चाहता है वो क्या चाहता है, नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल यूनिटी, नेशनल कोहेजन होगा थ्री लैंग्वेज पॉलिसी से, जब हिंदी लैंग्वेज होगी ये सब होगा। बट स्टेट का जो कंसर्न क्या है, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, कल्चरल जो प्रिजर्वेशन है उसकी बात करेगी, जो रीजनल आइडेंटिटी है वो इरोड होगी। और एट द सेम टाइम दे वर आर्ग्यूइंग रिगार्डिंग यूटिलिटी ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इन द चेंजिंग वर्ल्ड। और हिंदी फिर लर्न करना एक एक्स्ट्रा बर्डन है। तो आप एथिक्स के अंदर इफ देयर इज ए प्रोटेस्ट, इफ देयर इज ए केस स्टडी, इफ देयर इज ए थ्योरी क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड विद थ्री लैंग्वेज पॉलिसी, दैट इज रिलेटेड विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तब आप वहां पे ये डिलीमा भी मेंशन कर सकते हैं। मैंने आपको ये जो पॉइंट बताया, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इंक्लूसिव गवर्नेंस, और जो GS1 से रिलेटेड जो टॉपिक बताया, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। अभी हमने ये भी अभी हमने इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो ये न्यूज में क्यों था, सबसे पहले इसको फटाफट देखते हैं। तो उसके अंदर प्रीलिम पर्सपेक्टिव बताया था, नेशनल लैंग्वेज क्या होती है, ऑफिशियल क्लासिकल लैंग्वेज, शेड्यूल 8 में क्या क्या मेंशन है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर मेंशन की हुई है, आर्टिकल 2930 क्या होता है, आर्टिकल 343 में क्या बात की हुई है। एट द सेम टाइम मेंस के अंदर ये थ्री लैंग्वेज पॉलिसी क्या बोलती है। फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे चले गए थे कि सेंटर का जो रैशनल है थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लाने में वो क्या था। फिर हमारा ये था कि सम स्टेट जनरली क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके हमने पॉइंट्स देखे थे यहाँ पे। फिर जो हमने ये देखा था कि हमने इस न्यूज को GS1 में किधर यूटिलाइज करेंगे, GS2 में किधर यूटिलाइज करेंगे, GS4 में किधर यूटिलाइज करेंगे। दिस वाज द परफेक्ट डिस्कशन विद रेस्पेक्ट टू थ्री लैंग्वेज पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड विद 75 ईयर ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले प्रीलिम में यही क्वेश्चन आएगा, विच मिनिस्ट्री। अब देखो, अब हमने है ना बहुत सारी मिनिस्ट्री देखते जा रहे हैं। मैं आपको एक्टिव रिकॉल कुछ कराने के लिए ऐसे बोलता हूँ। पहले तो इसका आंसर है मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। उसके अंदर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन आता है और वो उसका वर्क फंक्शन वो सब देखते हैं। हमने एक परफॉर्मेंस इंडेक्स करके देखा था, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर था, वो आपको पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ये जो पीस इंडेक्स है ये बॉडी रिलीज करती है। और ये कौन सी कंट्री सिटी बेस है ये ऑर्गेनाइजेशन। UNCTAD का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे करके आप जो प्रीवियस जो इंफॉर्मेशन पड़ी है, जो 22 जून से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको वो पता चल जाना चाहिए और वो एक्टिव रिकॉल होना चाहिए। अदरवाइज ये इंफॉर्मेशन बढ़ती ही रहेगी। आपको पता होना चाहिए कि अंबुबची मेला कहाँ लगता है। सेकंड, एक बोमालू करके फेस्टिवल न्यूज में था, तो वो कहाँ की न्यूज थी, तो ये आप सबको पता होना चाहिए। अदरवाइज इंफॉर्मेशन, आप वीडियो लेक्चर देखते रहेंगे, इंफॉर्मेशन इरोड होती रहेगी और कुछ पॉइंट नहीं रहने वाला। जब आप उसको इंटररिलेट नहीं करोगे, जब आप उसको एक्टिव रिकॉल नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, तब ये सारी इंफॉर्मेशन इरोड हो जाएगी और ये साल भी निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अब एट द सेम टाइम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, देन देयर इज टिप, you move across GS पेपर। इकोनॉमी से रिलेटेड क्या फंक्शन हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा वो ऑर्गेनाइज करते हैं, पॉवर्टी रिलेटेड डेटा, एग्रीकल्चर के अंदर किस तरीके की क्रॉप है, किस तरीके का क्रॉप का वेस्टेज हो रहा है, सोसाइटी के अंदर कौन सी कास्ट है, कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ वर्क कैसा है, इनइक्वलिटी किस तरीके से प्रोसीड कर रही है। तो जितने भी ये वर्क होते हैं, आप GS वाइज चलते जाओ। पहले GS1 में देखो हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, GS2 के अंदर मेंशन करो, देन यू लुक अराउंड GS3 इन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, एनवायरमेंट। Any static information that require research, that require data collection, Ministry of then National Sample Survey Organization can be of use there. Now, preliminary related question can be this, like who is the architect of Indian statistical system? तब आपको पता होना चाहिए ये PC महलनोबिस करके है। अब PC महलनोबिस यही इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम और फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंस कंसीडर किया जाता है। अब मेंस के अंदर साइंस वाले रिलेटेड के अंदर पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, जो इन पे स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आ सकता है फ्यूचर के अंदर कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन PC महलनोबिस और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, तो वो उन्होंने बनाया है। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन स्टैटिकल
सिस्टम। तो ऐसे करके आपको एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है, और जब ये क्वेश्चन आता है तो वहां पे कीवर्ड ड्रॉप करने हैं। एंड दिस कैन बी प्रोबेबल क्वेश्चन दिस टाइम ऑल्सो, बिकॉज 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। तो मैं आप और स्टैंड अलोन क्वेश्चन, अब इस न्यूज को आप मेंस में किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं वो वाला पार्ट हम देख रहे हैं। देयर कैन बी स्टैंड अलोन क्वेश्चन ऑन एनएसएसओ, that we have already discussed what is the function of NSSO, and we discussed recently that you can move across GS paper, and what NSSO does, like evidence based policy making, inclusive governance by collecting like caste related data. Is there any discrimination? If there is any discrimination, how can we prevent it? Evaluation of welfare scheme. Is MG Narega is doing good? If there is any certain limitation, how can we improve that scheme? जो वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम होती है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि है, तो उसके अंदर भी कोई एक्सक्लूजन एरर हो रहा है नहीं हो रहा है? कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? डीबीटी के अंदर बेनिफिशियरीज ओरिजिनल है या फेक है या फ्रॉड है? तो वो सब जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सब काम ये करने के काम में आता है। एट द सेम टाइम ये जो एसटीजी, अब यहां पे आपको रिलेट करना है एसडीजी, हाउ एनएसएसए इज हेल्पिंग टू मॉनिटर एसडीजी। जैसे जो फर्स्ट वाला मैंने बताया था कि पॉवर्टी, सेकंड वाला मैंने बताया था हंगर, थर्ड बताया था हेल्थ, ऐसे ही मैंने फिफ्थ बताया था जेंडर इक्वलिटी, 10th बताया था जेंडर इनइक्वलिटी, जो इनइक्वलिटी के बारे में बात करता है, 15 था लाइफ ऑन लैंड। तो इन सब के अंदर जो जो भी इंडेक्स आ रहे हैं, जो जो भी रिपोर्ट आ रही है, जो भी स्कीम्स है, उन सबको भी ट्रैक करने के काम में एनएसएसओ आ सकता है। एट द सेम टाइम डिजिटल गवर्नेंस मैंने आपको बता दिया, डीबीटी वाला। और ये जो पॉइंट है, देखो ये फार फेस्ट लॉजिक होता है कि एनएसएसओ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी प्रोमोट कर सकता है। कैन यू रिलेट इट हाउ? जो एनएसएसओ डेटा कंपाइल करता है, जो रिसर्च करता है, सेम इज यूज्ड बाय स्टेट्स इन ऑर्डर टू इंप्रूव गवर्नेंस। सो वी कैन से दैट इट इज फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो उसकी जो स्पिरिट है उसको भी ये रियलाइज कर रहा है। आप जब जीएस 2 के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कोई क्वेश्चन आता है, आपको स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑपरेशन की बात करनी है, तब आप बता सकते हो कि मोस्पी के अंडर जो एनएसएसओ है वो इस चीज को स्ट्रेंथन करता है। यहीं से पॉइंट्स आएंगे मेंस के अंदर। एल टुगेदर कोई नया पॉइंट नहीं आने वाला है, आपको एल टुगेदर कुछ नई प्रिपरेशन नहीं करनी है। वॉट एवर यू आर रीडिंग इन प्रीलिम्स, that only you have to relate it in mains. Now what is the utility of this news in GS or in main GS1? Then I have already mentioned that if there is a question regarding inequality, how we can minimize it, then data can be collected from the NSSO, data can be analyzed from the NSSO, and you can see the emergence of new skill job like big data analytics, data scientist, artificial intelligence. All these technologies are working on data, and the same is compiled by NSSO by doing research, by doing survey, by like census at all. तो ये सभी होता है, और वो आप वो GS1 के अंदर रिलेट कर सकते हो। GS4 के अंदर जो ट्रांसपेरेंटी से रिलेटेड जो आप डेफिनेशन लिखोगे, उसका जो पॉइंट्स लिखोगे, आप बता सकते हो कि एनएसएसओ अपने डेटा कंपाइल करता है, उसको पब्लिक के अंदर रिलीज कर देता है फॉर पब्लिक वेलफेयर। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज सोनली प्रीलिम ओरिएंटेड न्यूज, एशियाटिक वाइल्ड डॉग। जो कि ये था, ये थोड़े टाइम से इसे एक्सटिंक्ट माना जा रहा था, बट ये अभी वहां पे दिखा है। जो काजीरंगा कार्बी एनालॉग लैंडस्केप के अंदर ये देखा गया है। अलग अलग मेथड होते हैं देखने के। जो ये कैमरा ट्रैप से हुआ है, जैसे मैंने आपको टाइगर का बताया था कि रेडियो कॉलर टैग लगा देते हैं, वहां पे जो स्ट्राइप्स होती है उनको नोट कर लेते हैं, जो पग मार्क टेक्निक होती है उसको देख के एनालाइज कर लेते हैं, इवन पूप को देख के भी एनालाइज कर लेते हैं। तो ये सब एक टेक्निक्स होती है कि हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। तो आप वो सब नोट कर सकते हो। वाइल्ड डॉग के बारे में, जो ढोल है उसके बारे में आप ये जान सकते हो कि जो इसका जो अपर सरफेस होता है, जो फर होता है, वो रेडिश कलर का होता है, और ये डायरनल हंटर होते हैं। मतलब ये अर्ली इन द मॉर्निंग हंट करते हैं। किसी स्पीसीज के लिए कैरेक्टरिस्टिक पैराग्राफ देके यूपीएससी के अंदर वो पूछ लेते हैं। जैसे अब लास्ट ईयर 2024 के अंदर और 2023 के अंदर ओरेंगुटान करके आया था, और फिर वो एक उनके लिए भी आया था हनी बीज के लिए कि ये वैगल डांस करती है। तो ऐसे करके आ सकता है। डायनल हंटर होते हैं, रेडिश फर होता है, दो तीन इंफॉर्मेशन दे देंगे, फिर नीचे बोल देंगे वाइल्ड लाइफ डॉल, और ढोल करके बोल देंगे वाइल्ड लाइफ डॉग के अलावा ऐसा। और जो नाइट के अंदर जो एक्टिव रहते हैं उनको नॉकटर्नल बोलते हैं।
अब ये साइट्स के अंदर सेकंड के लिस्ट के अंदर आता है, अपेंडिक्स सेकंड के अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर ये आता है ढोल। तो ये प्रीलिम रिलेटेड स्पेशली रिलेटेड न्यूज हो गई। अदर न्यूज इज रिलेटेड विद ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। अब पहले हमने यूएनसीटीएडी का भी हेडक्वार्टर के बारे में डिस्कस किया है, तो आप उसको रिकॉल कर लो। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये 2000 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव यही है कि लो इनकम कंट्रीज होती है वहां पे वैक्सीनेशन को ये प्रोवाइड करे। अभी ये न्यूज के अंदर सबसे पहले तो इंडिया एंड गवी के बारे में जो न्यूज है वो ये है, पहले तो इंडिया एज ए रेसिपिएंट था, बट नाउ इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमिकली एज वेल एज जो कल्चरल रूट्स है इंडिया के वो भी कंपेशनेट ओरिजिन के ही हैं। यहाँ पे भगवान बुद्ध सबका ओरिजिन यहीं से है। तो हमने अभी जीएवीए की आई के अंदर हम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करने लगे हैं, वैक्सीनेशन प्रोवाइड भी करने लगे हैं। तो इंडिया का जीएवीआई के साथ ये रिलेशन में है। आप बोलोगे आपने ये जीएवीआई के बारे में पढ़ा तो दिया, लेकिन ये न्यूज के अंदर क्यों है? तो ऐसा है कि यूएसए ने इसका जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको होल्ड पे कर दिया है, मतलब विड्रॉ कर लिया है। ऐसा दिस विड्रॉल और होल्डिंग सपोर्ट है ना। तो इंडिया, अब ये जो न्यूज आई तो ये आया कि जैसे डब्ल्यूएचओ के केस के अंदर यूएसए ने किया था, क्लाइमेट नेगोशिएशन के अंदर यूएसए अपने आप को एग्जिट कर रहा है। एट द सेम टाइम ये अब जीएवीआई के साथ भी सेम हो चुका है। तब जब इंडिया यूएसए का रिलेशन आता है, जब मैंने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, तो बोला था कि इंडिया और यूएसए के बीच के अंदर जो चैलेंजेस है वो क्या है, जो ग्लोबल इश्यूज हैं वहां पे डाइवर्जेंस है। अब जैसे जो डब्ल्यूएचओ है, क्लाइमेट नेगोशिएटिंग डील्स होती है, अब ये जो जीएवीआई है यहाँ पे यूएसए ने विड्रॉ कर लिया है। तो ये भी एक चैलेंजेस इशू, ये क्लाइमेट डील में मैंने बता ही दिया। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा न्यूज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, न्यूज को सर्च करना पड़ेगा कि यूएसए ने क्यों विड्रॉ किया है। जो यूएसए रीजन बता रहा है वो सही है क्या? सेकंड, हो सकता है यूएसए के खुद के पर्सनल इंटरेस्ट हो, और हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन सही हो, और हो सकता है रियली में यूएसए सही हो और ऑर्गेनाइजेशन गलत हो। तो यूएसए ने क्लेम किया है कि जो जीएवीआई है डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर कोविड 19 के अंदर उस तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, जो इंफॉर्मेशन थी उसको हाइड किया। एट द सेम टाइम जो डाइसेंटिंग व्यूज होते हैं, जो अपोजिट व्यूज होते हैं फॉर जीएवीआई, उसको साइलेंस कर देता है। और एक डीटीपी करके वैक्सीन है, डिप्थीरिया टिटेनस पर्ट्यूसिस, उसके अंदर भी बताया कि इस वैक्सीन के जो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी जीएवीआई के थ्रू, वहां पे भी हायर मोर्टेलिटी विटनेस करने को मिली है। इसलिए यूएसए बोल रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन सही परफॉर्म नहीं कर रही है बाय जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स वाई वी आर विड्रॉइंग। अब हो सकता है यूएसए सही बोल रहा है और हो सकता है यूएसए गलत बोल रहा है। तो ये साइंटिफिक है या नहीं है यूएसए के आर्ग्यूमेंट, जो रिसर्च करने पे ये पता चलता है कि कोई एविडेंस बेस्ड नहीं है, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। जिस भी यूएसए के सेक्रेटरी ने बोला है वो वैक्सीन के अपोजिट है। वैक्सीन, उसको वैक्सीन हेजिटेंसी बोलते हैं। और जो फॉरेन, यूएसए का कहना है कि जो फॉरेन एड बिकम्स लेवरेज रेदर देन रिफ्लेक्शन ऑफ जेन्युइन कंसर्न, मतलब जो भी इन इंस्टीट्यूशन को जो फॉरेन एड दिया जाता है वो कहीं और ही चैनलाइज होता है, ऐसा भी बोला जाता है। और जो मैंने ये पॉइंट अपने आप लिखा था कि लोगों के अंदर वैक्सीन हेजिटेंसी क्यों होती है, तो सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है आर दी साइंटिफिक, तो उसके अंदर यही था जो जीएवीआई की साइड के अंदर था। इनफैक्ट दे उसमें ये बोल रहे थे कि कोई एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस नहीं है, और एट द सेम टाइम यूएसए के जो इंटरनल जो इंटरेस्ट हैं, जो कि पहले से जो क्लाइमेट डील से भी वो एग्जिट कर रहा है, उसी के रिलेटेड ये वाला भी स्टेप है। एंड लोगों को वैक्सीन हेजिटेंसी क्यों होती है? सबसे पहले कईयों के जो कल्चरल रीजन होते हैं वो होते हैं, लाइक सम एनिमल फैट इज यूज्ड, तो वो उसको अवॉइड करते हैं। एट द सेम टाइम someone say that it is divine will, we will recover by our own self, then why to use vaccine? Some say it is against natural healing process, some argue that it has more side effects, so we are not going to take vaccine. Otherwise some consider that how it can be made so early, it might be the motive of private companies for profit making, like this. Now, what is the utility of this news in mains? In GS4, we have one topic that is related with ethics in IR.
where you can mention the responsibility of rich nation. This news particularly highlighting that rich nation are not acting as a responsible nation as they are withdrawing from many multilateral institutions which helps poor countries for their public health purposes. As well as you, if there is a mention of transparency, then you can mention that without any particular research, without any particular evidence based strategy, they are exiting out. So where is the transparency? तो आप ये वाली न्यूज को वहां यूज कर सकते हो, और आपको ये न्यूज यूज करनी है आपको लिमिटेड वर्ड्स के अंदर. Then only your paper will look like current oriented paper with recent example and you will be getting more than average marks. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे यूएसए का खुद का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट और जो ग्लोबल गुड वहां पे होना चाहिए. और ये क्या यूटिलिटेरियनिज्म को फॉलो करेगा? यूएसए का विड्रॉल वो आपको डिसाइड करना है. यूएसए यदि यहाँ से फंड सपोर्ट करना प्रोवाइड बंद कर देगा, फिर पुअर कंट्रीज के अंदर वैक्सीन उच्च फ्रीक्वेंसी पे जाएगी नहीं, वहां पे हेल्थ कैलेमिटी होने लगेगी, डिजीज डेथ होने लगेगी, पुअर कंट्रीज के जो इक्विटी राइट्स होते हैं विद रेस्पेक्ट टू वैक्सीन वो इरोड होने लगेगा. तो ये सब होने वाला है. जो ग्लोबल एथिक्स है, ह्यूमैनिटी वर्सेस नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट के बीच में डिबेट देखी जा रही है. हमने क्या पढ़ा है? हमने ये न्यूज पढ़ी है, हमने इसका हेडक्वार्टर देखा है. एट द सेम टाइम हमने इस न्यूज को GS4 में किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं. हमने ये देखा है कि यूएसए क्यों विड्रॉ कर रहा है. हमने ये देखा है कि यूएसए जो पर्टिकुलर पॉलिसी फॉलो कर रहा है तो वो अपने इंटरेस्ट के अंदर फॉलो कर रहा है, उसके पीछे कुछ रिसर्च है या नहीं है. लोग वैक्सीन को रिलेटेड इतने हेजिटेंट क्यों होते हैं? हमने इस न्यूज को 360 डिग्री के अंदर कवर करके मेंस में किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो हमने प्रॉपर देख लिया है. और एंड एट द सेम टाइम वन मोर पॉइंट इज देयर कि सपोज करो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके आगे जो यूएसए ने जो आर्ग्यूमेंट रखे हैं तो वो ट्रू है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड आप क्या बोल सकते हो कि जो ग्लोबल गवर्नेंस है, जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, वहां पे डाउट आ जाएगा, ट्रस्ट डेफिसिट होने लगेगा, लोग विश्वास ही नहीं करेंगे. एज इट वाज विटनेस्ड इन द केस ऑफ WHO, वेयर WHO हाइड डेटा रिलेटेड टू द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग पेशेंट, एज इट वाज claimed that with the help of China or with the instruction of China this was happened. तो ऐसा यदि होने लगेगा, ऐसी रिपोर्ट बाहर आने लगेगी तो ये लेजिटिमेसी होती है इनकी डिक्रीज होने लगेगी, ट्रस्ट पब्लिक में कम होने लगेगा और वैक्सीन इक्विटी के प्रिंसिपल को वायलेट करेगा, वहां पे वैक्सीन इक्विटी होगी नहीं. नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड विद कॉन्गो रवांडा साइन पीस डील. अब देखो प्रीलिम से रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंट्री न्यूज में थी. यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मतलब यहाँ पे कंट्रीज दे देते हैं, उसका रीजन मेंशन कर देते हैं, तो आपको मैच करना पड़ता है कि ये कंट्री इसलिए न्यूज में थी क्या, यहाँ पे पीस डील हुई थी. फिर इसकी जो लोकेशन बतानी पड़ेगी आपको. जैसे अफ्रीका का मैप होता है तो रवांडा यहाँ पे, कॉन्गो यहाँ पे, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है. या आप सुदर्शन सर के लेक्चर देख सकते हैं, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा. आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज से पास होती है और ये तीनों अफ्रीका से पास होते हैं नहीं होते हैं. इन चीजों को आप धीरे धीरे याद करते चलोगे तो फैक्ट्स कलेक्ट होते चलेंगे और ये कोई ना कोई सी टाइम दो दो नंबर आपको +2 नंबर हो जाएंगे ही आपसे. नाउ M23 ग्रुप किस चीज से रिलेटेड है तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये रवांडा के अंदर या कोंगो के अंदर है. तो ये रवांडा के अंदर है. कोंगो वाले आर्ग्यू करते हैं कि ये यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर की जैसे है. अब मेंस के अंदर इस न्यूज को आप कैसे रिलेट करोगे? सपोज ऐसा क्वेश्चन है, अफ्रीकन रीजन हैज डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्टिल वहां पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक पोटेंशियल उतना है नहीं. तो आप ये बता सकते हो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर होता है, कूप होता है, जो पायरेसी रिलेटेड इंसिडेंट है वो होता है. आप जब वॉर बताओगे वहां पे तो आप एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे कोंगो रवांडा के बीच में जो वॉर चल रहा था उसके होने से भी वहां पे अफ्रीकन रीजन के अंदर ग्रोथ नहीं थी. अब जब ये वॉर चलता है, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरीके से अफेक्ट करता है, तब आपको पता होना चाहिए कि रेफ्यूजी प्रॉब्लम होती है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ये सब होता है. तो ये वैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे डिस्टेबलाइज करता है रीजन को, और रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होता है. अब जैसे ईस्टर्न अफ्रीकन कम्युनिटी है, वहां पे इस जो इशू है ना उसको रिजोल्व करवाई है. तो एट द सेम टाइम ये यहाँ पे ये डिजेबल भी करता है कि जो यूएन की जो लिमिटेशन है वो क्या है, और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से रीजन को डिस्टेबलाइज करता है.
नाउ ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट करके न्यूज में है, तो मैं आपको फटाफट बताता हूँ, और रिकॉर्डिंग काफी बड़ी हो गई है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड इंटेलिजेंस के अंडर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ये जो ऑपरेशन है, जो भी चाइना से जो आइटम होता है, सामान होता है, वो यूएई के अंदर जाके वो किस तरीके से चैनलाइज करके इंडिया के अंदर लेके आते हैं, मेरीटाइम रूट्स हैं। तो ये स्मगलिंग, ट्रैफिंग, इलिसिट ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, ये सब आर्टिकल होते हैं। तब ये कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट लॉन्च करके इन सब चीजों को, जो होने वाली एक्टिविटीज है, उनको स्टॉप किया है। अब मेंस में आप कहाँ पे यूज कर सकते हो? इंटर एजेंसी कोऑपरेशन का है। जैसे मैंने आपको बोला था, इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट बोला था, जब छत्तीसगढ़ की न्यूज आई थी कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो ट्राइबल के जो वो राइट्स थे, उनको होल्ड पे कर लिया था, क्योंकि वहां पे अलग अलग मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, तो ये सब थी। तो यहाँ पे देखो, इंटर एजेंसी कोऑपरेशन भी तो है। जब ये सब होता है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा ना, कि जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस कस्टम एंड इंटरनेशनल एजेंसी के साथ मिलके ये सब लॉन्च करती है। इसको इंटर एजेंसी कोऑपरेशन बोलते हैं। जब आप ये पॉइंट मेंशन करने वाले हो मेंस के अंदर, देर यू कैन मेंशन दैट इंटर एजेंसी कोऑपरेशन का एग्जांपल ये है। सिक्योरिटी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो वहां पे आप अच्छे से यूज कर सकते हो। नार्कोटिक एंड ड्रग ट्रैफिक रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, मेरीटाइम बॉर्डर सिक्योरिटी आया, कि मेरीटाइम बॉर्डर सिक्योरिटी में जो ट्रेडिशनल थ्रेड थे, सिर्फ वही थ्रेट नहीं है। आजकल ये जो नए नए रूट होते हैं, स्मगलिंग के जो रूट होते हैं, जैसे जैसे सामान आता है, वो भी एक चैलेंज है। उस चैलेंज को काउंटर करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड इंटेलिजेंस ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट लॉन्च किया है। प्रीलिम के अंदर तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट क्या है। अब क्वेश्चन आए मेंस के अंदर, चैलेंजेस इंडिया फेसेस इन मैरीटाइम सिक्योरिटी, तब आप ये बता सकते हो ना भाई, ये सब होता है और इसके लिए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट है। टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन एंड फॉर सर्विलेंस से कोई क्वेश्चन है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, तो वहां पे भी यूज होता है। दिस वॉज ए वेरी लॉन्ग डिस्कशन टूडे, आई होप सो। Yes, it has gone near around 37 minutes. So we'll not extend it much. Thank you for listening and have a nice day. I hope so. It was one of the best session you have attended today. I will try my 100% best to make you clear UPSC mains. Thank you and have a nice day.